जय हिंद प्यारे छात्रों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। सुपर टेट श्रृंखला में आज की वीडियो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संबंधित है। ये वीडियो इसके अलावा यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, बिहार टेट, राजस्थान टेट, एमपी टेट के अलावा जो भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा हिस्ट्री से, इतिहास से, स्वतंत्रता संग्राम संबंधित वस्तुओं को पूछेगा, उसमें ये वीडियो बहुत सहयोगी होगी। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 160वां प्रश्न और इस वीडियो का पहला, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? 160वां प्रश्न और आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों। भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी। तो इसमें जो भगत सिंह है ये ऑप्शन सही है। काकोरी कांड में भगत सिंह नहीं थे। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमों की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी मित्रों? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भोला भाई देसाई। चलिए इससे संबंधित चीजों को देखते हैं मित्रों। आजाद हिंद फौज के सैनिकों तथा अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 ईस्वी में लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया। यह घटना लाल किले के मुकदमे के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के विभिन्न दलों ने इसका विरोध किया। गिरफ्तार सैनिकों की पैरवी के लिए वकीलों का एक समूह बनाया गया, जिसमें भोला भाई देसाई, पंडित नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू आदि थे। इस समूह की जो अध्यक्षता की थी वो थे एडवोकेट भोला भाई देसाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? सुचित्रा कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, नेली सेनगुप्ता, एनी बेसेंट। तो इसका सही विकल्प है मित्रों ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है, इससे संबंधित थोड़ी सी चर्चा और देख लेते हैं मित्रों कि भारतीय कांग्रेस की पहली प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, जो 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत को अंग्रेजी दासता से मुक्त कराने के लिए व्यवस्थित संगठन कांग्रेस का गठन वर्ष 1885 में किया गया। कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष भारत के अलग अलग स्थानों पर होता है। कांग्रेस का गठन मुंबई में किया गया। प्रथम अधिवेशन भी मुंबई में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों और इन 4 विकल्पों में जो सही विकल्प है वो है 1920 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर डेट की बात किया जाए तो 1 अगस्त को। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों और चारों विकल्प में जो ऑप्शन ए है कि लार्ड विकल्प इसमें सुमेलित है और बाकी जो 3 विकल्प हैं उसमें सुमेलित नहीं है। जैसे देखा जाए अगर, तो इसमें थोड़ा सा विस्तार इसका देखा जाए तो आप देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है वो सती प्रथा का अंत किया था और यहां दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक विलय नीति को किए थे। दूसरा है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में दिया गया है कि सती प्रथा का अंत किए थे, जबकि लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थी। और विलय की जो नीति है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई है और लॉर्ड वेजली जो है वो सहायक संधि प्रणाली के जनक है। तो चलिए मित्रों अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था?
4 पत्र दिए गए हैं, इसमें जो सही विकल्प है वो है बंगाल गज़ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बंगाल गज़ट को गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया था सन 1816 में। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है 166 नंबर का, किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो 4 विकल्पों में जो सही विकल्प है मित्रों वो है ए बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ? 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में जो सही विकल्प है वो है अवध। अवध अधिग्रहण के कारण यहाँ विद्रोह हुआ था। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल हैं वो कौन थे? इसमें 4 विकल्प दिया गया है, चारों विकल्प में जो विकल्प सी है वो सही है, सी राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते मित्रों और देखते हैं आज का अगला प्रश्न, इनके 4 विकल्प हैं। प्रश्न है, सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा? तो इन 4 विकल्पों में जो सही विकल्प है मित्रों वो सी कैनिंग ने कहा था। इसमें थोड़ा सा विस्तार है, देखते हैं। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर की आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा, केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन गलत है? गलत पूछा गया है मित्रों। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें गांधी जी का विचार इसमें सम्मिलित नहीं है। तो देखते हैं मित्रों, इसमें जो ऑप्शन ए है, अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौद्रिक ज्ञान पर बल दिया जाए, ये बात गलत है और यही ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन भी देख लीजिए, अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है। दूसरा, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है। पश्चिमी शिक्षा ने में जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया है। तो ये 3 बातें सही हैं और जो गलत है मित्रों वो है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ देखिए, पहला, ब्रिटिश संसद 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। ये 2 हैं और इस पे जो सही विकल्प बनेंगे मित्रों वो ये इस प्रकार हैं कि पहला दोनों सही है या दोनों गलत है, या पहला सही दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है। इसमें जो सही बन रहा है वो है ऑप्शन सी, पहला सही है, क्योंकि ब्रिटिश संसद ने 1858 में कानून पारित किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया। लेकिन यहाँ जो दूसरी बात बताई गई है कि यह तय किया गया कि इस सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं था, इसके विपरीत विचारधारा थी, इसीलिए ऑप्शन सी सही है, पहला सही है और दूसरा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? 4 विकल्प हैं, गांधी जी, श्री राजगोपालाचारी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और श्री रामोलू। तो चलते देखते हैं, इन चारों विकल्प में जो सही विकल्प है वो है श्री राजगोपालाचारी। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके विषय में कि दक्षिण भारत तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह के
जो आंदोलन हुआ था उसमें वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता राजगोपालाचारी थे। इन्होंने चिरुनेरगोड आश्रम से त्रिचुरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से की। 24 दिन बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी के सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई।